प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? मेरठ, नोएडा, वाराणसी या फिर कानपुर। तो उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है। कहां पर? तो नोएडा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मुरादाबाद, कानपुर, मिर्जापुर या फिर मथुरा। तो तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? आपसे जब पूछा जाएगा कि तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। कहां पर लगाएंगे? तो राइट आंसर लगाएंगे मथुरा। तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है? तो मथुरा सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीपल नगरी कहते हैं? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर या फिर मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीपल नगरी कहते हैं? उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीपल नगरी कहते हैं? तो मुरादाबाद को पीपल नगरी कहते हैं। याद रखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीपल नगरी कहते हैं? तो मुरादाबाद को। चौथा प्रश्न है, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? अंग, मगध, वैशाली या फिर वज्जी। तो 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? सही उत्तर इसका हो जाएगा मगध। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मगध। याद रखेंगे। अगला है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? चंपा, वैशाली, मथुरा या फिर काशी। तो निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी कौन? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी हो जाएगी कौन सी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां पर थी? तो मथुरा राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो मथुरा सही उत्तर होगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? 12, 13, 15 या फिर 16। तो ये आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया और सभी को याद होना चाहिए। 16 कितने महाजनपद हैं? तो 16 महाजनपद हैं। अगला है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या फिर उत्तरी। तो पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य सही उत्तर होगा। क्या? पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य पूर्वी हिस्से से। किससे? तो पाल साम्राज्य भारत किस हिस्से से संबंधित है? तो पूर्वी राइट आंसर होगा। 8वां प्रश्न है, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? गुड़, शहद, देसी घी या फिर हींग। तो औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादन है? औरैया जिला किसका प्रमुख उत्पादन जो है उत्पादक है? तो औरैया की बात होगी तो आप क्या लगाएंगे? तो आप घी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो देसी घी राइट आंसर होगा। औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो देसी घी। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां हैं? अमरोहा, जौनपुर, बुलंदशहर, हरदोई। तो निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां हैं? तो जो सही उत्तर होगा ये अमरोहा हो जाएगा। क्या होगा? तो निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां हैं? तो अमरोहा में। निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां हैं? तो अमरोहा सही उत्तर होगा। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 2 माह, 3 माह या फिर 4 माह। आप में से ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो वीडियो तो देखते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो अगर आप में से जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। प्रश्न है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो जो राइट आंसर होगा ये 1 होगा। क्या? तो 1 माह होगा। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह होगी। 11 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ये होगा स्पीकर। क्या होगा? लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? स्पीकर के पास। अगला है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? 550, 250, 552 या फिर 600। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 550 होगा, क्योंकि पहले जो था 552 था, लेकिन 2 जो एंग्लो इंडियन की सीट उसको हटा दिया गया था। तो अब कितनी है? तो 550 से याद रखेंगे। अगला है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किस सीमा पर स्थित है? भारत और भूटान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और तिब्बत। तो कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किस सीमा पर स्थित है? तो कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किस सीमा पर स्थित है? तो स्थित है भारत और नेपाल सीमा पर। किस पर? तो भारत और नेपाल सीमा पर। अगला है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। तो तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो तनामी रेगिस्तान की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तनामी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां पर? तो तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। याद रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी या फिर मुजावे। तो विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान हो जाएगा सहारा। क्या होगा? तो सहारा होगा। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है। अगला है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखर में से एक माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस या फिर यूक्रेन। तो यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखर में से एक माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट की जब बात होगी तो आप कहाँ लगाएंगे? तो ये रूस में लगाएंगे। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखर में से एक माउंट एवरेस्ट जो है ये रूस में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो रूस में।
1772 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो किसकी सूबेदारी 1772 में सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? तो जो सही उत्तर होगा ये आगरा हो जाएगा। क्या होगा? तो 1772 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। 1772 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। अगला है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या फिर उर्दू? तो ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी को। किसी तो राइट आंसर होगा अंग्रेजी को। अगला है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शारदा अधिनियम, विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम, नानावती अधिनियम? तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शारदा नाम से। किससे? तो शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? वैगनी, मैजेंटा, गहरा नीला या फिर काला? तो भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा गहरा नीला है। क्या है? तो भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो गहरा नीला होगा। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, मेघालय, झारखंड या फिर मिजोरम? तो भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र सर्वाधिक की जब बात होगी तो आप लगाएंगे क्या? तो सबसे ज्यादा वन जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। 22 नंबर प्रश्न है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? तो सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये एमपी में पाए जाते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। कोलार की खानी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? तो कोलार की खानी किस राज्य में स्थित है? तो कोलार की खानी स्थित है कर्नाटक में। कहां पर? तो कोलार की खान कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? तो कोलार की खान की बात करेंगे तो ये कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर ऋषिपट्टनम? तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना नदी पर बोध गया स्थित है। क्या? तो बोध गया स्थित है। 25 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या या फिर वाराणसी? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहां पर? तो सारनाथ में। कहां पर? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? कश्मीर, पाटलिपुत्र, राजगीर या फिर गया? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का जो है कहां पर आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था राजगीर में। कहां पर? तो राजगीर में। कहां पर? तो राजगीर में। अगला है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो कनिष्क के शासनकाल की पूछी गई है। कनिष्क के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति जो है आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? तो कुंडलवन, कश्मीर में, जहां पर हीनयान, और आपको बताना है कौन एक जो है दोनों अलग अलग हो गए थे, हीनयान और महायान, याद रखेंगे। अगला है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि दोनों इनमें से कोई नहीं। तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को। अगला है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या फिर संसद? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति के अधिकार की बात होगी तो विधिक अधिकार होगा। पहले ये क्या था? तो पहले मौलिक अधिकार था, इसको हटा करके क्या करें? तो जो है इसको हटा करके 40वां संविधान संशोधन था। 40वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसको मूल अधिकार बना दिया गया था। क्या? तो मूल इसको जो है मूल अधिकार से हटा करके क्या बनाया था? संपत्ति के अधिकार को। तो विधिक अधिकार याद रखेंगे। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 40वां संविधान संशोधन था। अगला है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, शुद्धता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार? समता का अधिकार किसमें है? तो 14 से 18 में है। आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो 12 से 35 में है। किसमें? तो 12 से 35 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। किसमें है? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार में समता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, और क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जबकि नागरिकता का अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार में। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय लड़ा था वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता या फिर दिनसा वाचा। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? तो वो कौन हो जाएंगे? तो सही उत्तर होगा ये वो कौन होंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय लड़ा था वह कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। क्या? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद या फिर इलाहाबाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी मुंबई में। कहां पर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी मुंबई में। अगला है डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? 1854, 1856, 57 या फिर 58 में। तो डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया था। कब लिया था? तो डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया था 1856। कब? तो डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया था 1856 में। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है? वेलेस्ली केनिंग, विलियम बेंटिंग रेफन। तो भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है? तो स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है किस गवर्नर जनरल को? तो रेफन को। किसे? तो भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है? रेफन को कहा जाता है स्थानीय सुशासन का पिता। अगला है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया? 1805, 1806, 1809 या फिर 1810 में। तो किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे कब? तो 1809 में। कब? तो किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 1809 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? 1853, 54, 55 या फिर 56। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। कब? तो 1856 में। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? अधिशर्क, उपकला, अधिकेंद्र या फिर एपिटोम। तो त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? त्वचा की सबसे ऊपरी परत को अधिचर्म कहते हैं। क्या? तो त्वचा की सबसे ऊपरी परत को अधिचर्म कहते हैं। अगला है संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? विटामिन, प्रोटीन, लिपिड या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? तो कार्बोहाइड्रेट से। किससे? तो संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोक्साइड, मेसोफाइट, हाइड्रोफाइट या फिर जीरोफाइट। तो पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा किस नाम से? तो क्या होगा? तो पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोफाइट के नाम से। किस नाम से? तो हाइड्रोक्साइड के नाम से याद रखिए। किस नाम से? तो हाइड्रोक्साइड नाम से याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है? सिरका, इमली, आंवला या फिर टमाटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है? ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत हो जाएगा टमाटर। क्या होगा? तो टमाटर सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीका की खोज की थी? एडवर्ड जेनर, इवान वाल, लुई पास्चर, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीका की खोज की थी? तो चेचक हेतु टीका की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक हेतु टीका की खोज की थी। अगला है प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? मिट्टी की दुर्गंध जहां उगाया गया हो, सल्फर, यौगिक, शर्करा या फिर संचित कार्बोहाइड्रेट। तो प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? प्याज कंद की विशेष महक होती है सल्फर यौगिक के कारण। किसके कारण? तो प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? तो सल्फर यौगिक के कारण। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच या फिर ब्रिटिश। तो भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो काजू का प्रथम परिचय कराया था पुर्तगाली ने। किसने? तो भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो पुर्तगाली ने। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। किसे? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? मुलगुबा, बादामी, चौसा या फिर केसर। तो हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो किस्म की जो पैदावार होगी ये चौसा हो जाएगा। क्या होगा? तो हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो चौसा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो चौसा सही उत्तर होगा, याद रखना है। अगला है ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? पपीता, अमरूद, आम या फिर संतरा। तो ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ललित की बात करेंगे तो ये किसकी है? तो ललित जो है ये अमरूद की एक उत्तम किस्म है। किसकी? तो अमरूद की। और आज का अंतिम प्रश्न इंडियन ऑयल कारपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, कानपुर, झांसी या फिर मथुरा। तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? याद रखेंगे मथुरा में स्थित है। कहाँ पर? तो मथुरा में। तो दोस्तों 50 प्रश्न थे। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करके ही जाना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।